हेलो बच्चों। तो 99 टेस्ट पे हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, 3 क्वेश्चन कम से कम रहते हैं इस दोनों सेक्शन से, तो अच्छे से तैयार करिए। जो 50 क्वेश्चन हमने दिए हैं उसको ध्यान से मिला लें, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बहुत आराम से। छोटे छोटे प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, कंसेप्चुअल दे रहे हैं, ताकि बच्चा हमारा अच्छा करे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। चलो भैया, पहला क्वेश्चन, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया है? कंडक्टिंग सर्कुलर लूप दिया गया है। देखिए, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दिया गया है। प्लेस्ड रेडियस ऑफ लूप मेड टू श्रिंक। देखिए रेडियस, ठीक है, कांस्टेंट इंड्यूस्ड में। तो देखो बेटा ध्यान देना, जब तक क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स से नहीं होना जरूरी है। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, जैसे पढ़ना नहीं जरूरी है, याद होना जरूरी है। पढ़ना नहीं जरूरी है, याद होना जरूरी है, तब जाके सिलेक्शन होता है। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, जिनको याद होता है उनका सिलेक्शन होता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स से नहीं, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ शुरू होता है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स से नहीं, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। E इक्वल टू, आप क्या फार्मूला पढ़े हैं? माइनस डी बी, फाई क्या है? बी ए अपॉन कितना? डी टी। बी को बाहर कर लीजिए, माइनस बी डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। देखना यहाँ पे आर वेरिएबल है। जब आर वेरिएबल होता है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस बी पाई टू आर डी आर बाई क्या होता है? डी टी होता है। देखिए माइनस बी पाई टू आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी दे दिया है। डी आर बाई डी टी देखिए 1 मिलीमीटर, एक यूनिट बना लीजिएगा। आर भी दे दिया है, 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। बी भी दिया गया है, देखिए दे दिया गया है। अब यहां से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है? मैच द फॉलोइंग। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था आरएमएस वैल्यू यहां पे बताना है। तो फुल साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू होता है वो पीक वैल्यू अपॉन √2 होता है। पीक वैल्यू अपॉन √2। तो यहां देखिए इसका तो पीक वैल्यू ये है, तो पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसका तो ये हो जाएगा पक्का। इसमें देखिए, इसमें साइन और कॉस का डबल फंक्शन है, तो सिंगल फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। तो सिंगल फंक्शन बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काम कर सकते हैं 2 से ऊपर। अब देखिए 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हम क्या कहेंगे? साइन 2 ओमेगा टी। तो अब ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा? एक्स नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। ये देखिएगा एक्स नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा 2। अब यहां देखो पीक वैल्यू कितना आ गया? एक्स नॉट बाई 2 आ गया। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स नॉट बाई √2। एक्स नॉट बाई, हाँ, √2 हो जाएगा। ये देखिए आरएमएस वैल्यू जो हो गया वह सॉरी एक्स नॉट बाई 2 हो गया। तो एक्स नॉट बाई 2 √2 पीक वैल्यू, तो इसका ये हो गया। ये क्या हो गया? एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इसका भी मैंने बताया था, इसका क्या होगा? वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स 1 आएगा इसका। ये देखिए ये क्या हो जाएगा? इसका शॉर्टकट मैंने बताया था, यक्स 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 नॉट √2 हो जाएगा। ये देखिए एक्स √2। जब एक्स नॉट √2 हो जाएगा तो ये बताइए पीक वैल्यू कितनी होगी? इसका क्या हो जाएगा? ये देखिए इसका जो हो जाएगा आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स नॉट √2 अपॉन √2, √2 कट गया, एक्स नॉट हो जाएगा। इसलिए बी वाला ऑप्शन आएगा। छोटी छोटी बातें। तीसरा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। नॉट बेटा, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, याद करने से सिलेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कर सकता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कर सकता है। क्या कर सकता है? फैराडे स्टेबलाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब इसमें ए वाला सही होगा। सही है। दूसरा क्या कर रहा है बेटा? चौथा कर रहा है ओनली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल मेंटेन एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। सही बात है, ओनली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी के कारण हो, चलने के कारण हो, मोशन के कारण हो, रेडियस चेंज हो, एरिया चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो, थीटा चेंज, कोई भी चेंज हो, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण पक्का क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ठीक है, ओनली चेंज इन। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही बोल रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब फर्स्ट सही होगा, सेकंड गलत होगा। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। बी वाला होगा। इसमें सी दे रहा तो बी उसको कर लेना। ठीक है। 5, द गिवन करंट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 V2 आर 300 वोल्ट। कितना वोल्ट है? 300 वोल्ट। द रीडिंग टू वोल्ट मीटर V3 एंड अमीटर A आर रिस्पेक्टिवली। हाँ, क्या करा? द रीडिंग टू वोल्ट मीटर V3 एंड अमीटर क्या? अमीटर A आर, हाँ, रिस्पेक्टिवली।
तो यहां पर ध्यान दो, यहां पे क्या है, ठीक है, V1 और V2 का यानी यहाँ LC ऑसिलेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। अगर इसका इसका बराबर है तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब नेट वोल्टेज जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, V3। तो V3 है कितना, ये देखिए 220 वोल्ट है। अब करंट जो होगा वह कितना हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का मतलब 220 वोल्ट इन 2.2 एम्पियर हो गया। वायर लूप रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ तो देखिए मतलब ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितनी बार चेंज होता है। तो मान लीजिए कोई भी वायर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये बताइए, पहले मान लीजिए यहां पे है, इस तरह से चल रहा है, तो आप जरा इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा देख लीजिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ऐसे हो जाएगी, मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हाफ रिवॉल्यूशन में क्या होगा, हाफ रिवॉल्यूशन में इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ये देखिए, ये ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में ट्वाइस, 2 बार। तो अब देख लो ये हाफ रिवॉल्यूशन में इधर आ जाएगा इसका। तो बताइए क्या ईएमएफ की दिशा बदली कि नहीं बदली। तो इसका मतलब हाफ रिवॉल्यूशन में एक बार बदल रहा है, फिर जाके पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में फिर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन में 2 बार ये डायरेक्शन को बदल रहा है। एक रिवॉल्यूशन में इसका ईएमएफ जो है, ठीक है, मतलब वायर लूप इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन। ट्वाइस क्या हो गया, पर रिवॉल्यूशन। 6 का बी। 7 ए बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विद द सोलिनॉइड इज कनेक्टेड इन एसी सोर्स। चलो भैया बल्ब को कनेक्ट कर दिया जाए, ये देखो ये सोलिनॉइड है और एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया, देखिए बल्ब को कनेक्ट किया गया, एक बल्ब को कनेक्ट। इफ द सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोलिनॉइड, ये देखिए सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो सॉफ्ट कोर यल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर होता है। तो जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब यल भी बढ़ेगा, यल बढ़ेगा तो इसका मतलब एक्सएल भी बढ़ेगा, यानी एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल होता है। अब जब एक्सएल बढ़ेगा तो इंपीडेंस भी सर्किट का बढ़ेगा। इंपीडेंस कितना होता है, जेड इक्वल टू अंडर रूट, ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो जब ये इंक्रीज कर रहा तो इंपीडेंस भी सर्किट का इंक्रीज करेगा, और सर्किट का अगर इंपीडेंस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब पक्का है करंट घटेगी, यानी करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई जेड। इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, और करंट अगर घटेगा तो ब्राइटनेस उसका घटेगा। तो ब्राइटनेस क्या कह रहा है, ब्राइटनेस घटेगा, लेकिन ये गलत कह रहा है, इसका मतलब ये गलत है। सेकेंड, ऑन इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन द सोलिनॉइड द इंडक्टेंस इंक्रीज, सही बात है। हाँ, म्यू आर बढ़ेगा तो एल बढ़ता है, तो इसका मतलब फर्स्ट गलत है, सेकंड क्या है, सही है, यानी सी वाला एकदम सही कह रहा है। 8 पे आ जाइए। इन फिगर देखिए इस तरह से यल और 2L लेंथ के रॉड दिए गए हैं, तरह किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा है। तो देखो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के पैरेलल है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सिमिलरली ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सिमिलरली ए भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सिमिलरली ए भी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए केवल ये, और ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है और लंबाई सेम है, तो इनका ईएमएफ सेम होगा। देखो इनका ईएमएफ सेम होगा। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई देखो आधी हो गई है, जो इसकी लंबाई वही इसकी लंबाई है, तो इसका ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा, इससे कम होगा। इसका ईएमएफ हो जाएगा E इक्वल टू VB2L, इसका E डैश इक्वल टू VBL हो जाएगा। इन दोनों का बराबर है और इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। 8 का बी। एक सब देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 9, टू कंडक्टिंग सर्कुलर रूप ऑफ रेडियाई R1 R2 प्लेस्ड इन द सेम, R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब R1 जो है बेटा वह बाहर है, R2 देखो ये छोटा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, R2 कहेंगे, और ये हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग R1 कहेंगे। ठीक है, करा म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन आई। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। फाई क्या होता है, BA अपॉन आई होता है। B क्या होता है, जिस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो बोलो किस कॉइल के कारण प्रोड्यूस है, बाहर वाले कॉइल के कारण। तो बाहर वाले कॉइल के कारण कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई बाहर वाला 2R1 हो गया। आई ए कितना हो गया, पाई R2 का स्क्वायर, आई से आई कट गया, ये देखो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2R1। तो बोलो इसमें कोई है R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का R1, हाँ है D। छोटी छोटी चीजें। 10,
एन एसी सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू 200√2 sin 100t। चलिए भाई, ये क्या दिया गया है, 200√2 sin 100t दिया गया है। तो कनेक्टेड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब जब भी वैल्यू ऑफ करंट पूछे तो इसका मतलब यहाँ पूछा भी आरएमएस पूछ रहा है। तो बेटा आरएमएस क्या हो जाएगा, ये देखो आई आरएमएस जो होगा, आई आरएमएस जो होता है, ध्यान देना, आई आरएमएस जो होता है वह क्या होता है, वी आरएमएस अपॉन एक्सी हो जाएगा। तो वी आरएमएस कितना हो जाएगा, वी आरएमएस यहाँ देखो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। देखो यार एक बात याद रखना, जब भी पीक वैल्यू पूछे और एम्पलीट्यूड पूछे तो इसका मतलब इसको पूछ रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 200√2 अपॉन √2, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, पीक वैल्यू अपॉन √2 खत्म हो जाएगा। यक्सी, यक्सी क्या होगा 1/ओमेगा c, ओमेगा देखिए ये हो गया, यक्सी क्या होगा 1/ओमेगा c, ओमेगा कितना हो जाएगा 100, 80 कितना दिया 10⁻⁶ दिया, 10⁻⁶। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² का मतलब 20 मिली एम्पियर, ये आ गया ये आरएमएस। ध्यान देना, इस साल नीट में भी इसी तरह पीक वैल्यू अगर पूछता तो क्या कर देते हम, √2 टाइम्स कर देते, क्या कर देते √2 टाइम्स। अब आओ 11 क्वेश्चन पे। A conducting square frame of side A and long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in the figure. The frame move to right with constant velocity v. ठीक है, the EMF induced in the frame will be proportional. तो यहां देखो सबसे पहले इस वायर के कारण, ये करंट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड EMF डेवलप हो रहा है। तो पहले देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये करंट ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा। एक चीज तो आपने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इसके कारण तो इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा, इसके कारण ये इसके कारण, इन दोनों के कारण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, ये लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है। तो जो लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है तो इसके कारण इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। बचा कौन भैया, बचा देखिए बचा ये बचा, तो बचा अब क्या करेंगे इसमें जरा देखिए, इसमें इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, ये देखिए इसमें जो सेल होगा वो ऐसे होगा, ये यहां मैग्नेटिक फील्ड देखिएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी दी गई है, ये वाली डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये a/2 होगा, a/2। तो ये वाली डिस्टेंस पहले कितनी होगी, x - a/2 होगी, और यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, x + a/2 होगा, x + a/2 होगा। चलिए यहां मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड EMF होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा V1 = μ0/2π, और ध्यान दीजिएगा I/x, x कितना हो जाएगा, x - a/2, यानी 2x - a ऊपर 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, E1 = VB1। ठीक है, इसकी लंबाई को कुछ भी कर लो, लंबाई को a कर लो, या क्या हो जाएगा यहाँ पे VB1 यानी μ0/2π 2I 2x - a, और क्या हो जाएगा VA, ये इंड्यूस्ड EMF हो गया। सिमिलरली इसका भी इंड्यूस्ड EMF होगा, इसका देखो कैसे होगा, इसका भी इसी तरह होगा प्लस माइनस, इसका इंड्यूस्ड EMF E1 होगा, इसका इंड्यूस्ड EMF E2 होगा। अब देखो इसका इंड्यूस्ड EMF कितना हो जाएगा, E2 = क्या हो जाएगा, μ0/2π 2I अपॉन क्या हो जाएगा 2x + a, और ये कितना हो जाएगा VA, 2x + a VA हो जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2x + a VA। अब नेट EMF जब हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा नेट EMF कितना हो जाएगा, E = क्या हो जाएगा, E1 - E2, यानी क्या करेंगे हम, μ0/2π 2I VA को बाहर कर लेंगे, बचा क्या भैया, जो बचा उसको लिख लीजिए, बचा क्या E1, ये वाला बड़ा होगा EMF, क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ये वाला EMF कम होगा। तो 1/, क्या हो जाएगा देख लो 2x - a, और -1/2x प्लस कितना हो गया a हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जरा ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 2x - a, और ये देखिए 2x + a हो जाएगा। ठीक है, ये 2x - a 2x + a, देखिएगा ये बाकी सब कट जाएगा, 2x + a - 2x + a कचम खुटम। तो नीचे देखिए जो बच रहा है वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, नीचे क्या बच रहा है 2x - a 2x + a, ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, छोटा छोटा आराम से नीट का क्वेश्चन है, देख लो बेटा ये सब नीट के क्वेश्चन हैं, जिस दिन दिमाग फिरेगा
कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। देखिए फिजिक्स में नहीं चेंज किया है, मैथ्स में चेंज किया है। जब भी बेटा पेपर टफ होता है तो फिजिक्स से नहीं टफ होता है। फिजिक्स से क्या टफ होगा? मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, स्टेट वायर के कारण लिया ही है। इंड्यूस्ड एमईएफ इक्वल टू वीवीएल लिया ही है। बेटा चेंज किसकी वजह से हुआ है? मैथ्स। और ये मैथ्स आएगी कैसे? क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, सब अच्छा होगा। आइए, ए एंड बी आर आइडेंटिकल बल्ब, विच बल्ब गिव्स ब्राइटनेस, किसका ब्राइटनेस ज्यादा है? तो जिसका इंपीडेंस कम होगा, जिस लाइन का, इसका इंपीडेंस क्या होगा? Z1 इक्वल टू, इसका देखो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसका इंपीडेंस क्या होगा? Z2 इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसका इंपीडेंस ज्यादा होगा, हाँ, उसका ये होगा। तो इंपीडेंस ये बताओ किसका ज्यादा लग रहा है? इंपीडेंस इसमें आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये देखिए इंपीडेंस, ये एक्सएल कितना होगा? ओमेगा एल। ठीक है, एक्सी क्या होगा भैया? 1 बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो ओमेगा सी देख रहे हैं, ये वैल्यू काफी कम है। तो जब ये वैल्यू काफी कम है तो ये वाला ज्यादा हमको एक्सी ज्यादा लग रहा है। तो जब एक्सी ज्यादा लग रहा है मतलब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल लग रहा है। तो जब ये ज्यादा होगा तो इसका इंपीडेंस ज्यादा होगा। तो जब इसका इंपीडेंस ज्यादा होगा तो इसमें करंट कम होगी। इसका मतलब उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगा। मतलब किस बल्ब का ब्राइटनेस ज्यादा होगा? ए वाले का। किसका ज्यादा होगा? ए वाले का ब्राइटनेस ज्यादा होगा। 12 के बाद 13 पे आ जाओ। एक रेक्टेंगुलर लूप विथ स्लाइडिंग कनेक्टेड ऑफ लेंथ L 1 मीटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रेजिस्टेंस उसका 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस देखिए 2 ओम है। अब ये 6 और 3 है, तो पहले ये बताइए 6 और 3 होंगे क्या? ये 6 और 3 बेटा पैरेलल में होंगे। अब देखिए क्या कर रहा है? फोर्स। तो फोर्स कैसे लगेगा? ये देखिए इधर, ठीक है, ये पहले राइट हैंड रूल लगाइए इंड्यूस्ड करंट की दिशा देखने के लिए। ये देखिए इंड्यूस्ड करंट की दिशा है। अब राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 लगाइए फोर्स की दिशा देखने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स इधर लगेगा पीछे, मतलब आगे जा रहा है तो फोर्स पीछे लग रहा है। तो फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा? BIL। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा? BIL क्या होता है? E बाई आर, यानी B स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर। V बाई कितना हो जाएगा? R। तो ये देखिए B कितना है? V जो आपका है वह दे दिया है। B कितना दे दिया है? हाँ, B दे दिया है आपका 2 टेस्ला, ये B है। तो 2 का स्क्वायर 4। लेंथ कितना दे दिया? लेंथ 1 रहेगा। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी 2 दे दिया है। रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 और 3 पैरेलल में, 6 3 जा 18 अपॉन 9, 2 और 2 4 से 4 कट गया, यानी कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन का। सिंपल, छोटा छोटा प्यारा प्यारा प्रश्न। 14 क्या करा? स्मॉल टाउन विथ द डिमांड ऑफ 800 किलोवाट। स्मॉल टाउन है, हाँ ध्यान दीजिएगा, स्मॉल टाउन विथ अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर ऑफ एट 440 वोल्ट। ठीक है भाई, जैसे देखो ये पावर है, जहां पावर प्लांट होता है ना बेटा, वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब इसमें ये, और इसमें ये देखो फेरो की संख्या ये प्लस होती है। और ये देखो ये क्या है? 15 किलोमीटर के तार हैं। 15 30 हो जाएगा, 2 तार से चलता है ना। हाँ, तो दोनों का रेजिस्टेंस ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे है ये 440 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तो 440 वोल्ट को बढ़ा के भेजेगा। आप कितने पे बढ़ा के भेजेगा अभी पता चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये देखो स्टेप डाउन। ठीक है, जब भी टाउन में लगता है तो स्टेप डाउन। ये हमारा घर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। हाँ, तो ये स्टेप डाउन होता है। तो ये 220 वोल्ट पे चल रहा है। 220 वोल्ट ये हो गया, और ये 4000 हो गया। अब करा है, देख लीजिए इस तरह से, ये टाउन है ये। तो पहले हम देख लेते हैं, हमको पावर भी दे दिया है, पावर 800 किलोवाट दिया है। हाँ, तो पावर दिया, वोल्टेज दिया है, अब करंट निकाल लें। तो सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। हाँ, पहले रेजिस्टेंस निकाल लें। 15 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? ये देखिए रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण ही पावर लॉस होता है भाई। जो वायर होते हैं उन्हीं रेजिस्टेंस के कारण ही तो पावर लॉस होता है, और कोई तो तरीका है नहीं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? ये देखिए 30 है। तो 30 इंटू हाफ का मतलब कितना हो गया? ये 15 ओम हो गया रेजिस्टेंस का। अब यहां देख लेते हैं करंट, फिर वो करंट देख लेते हैं। करंट कितना होगा? पावर P इक्वल टू क्या है बेटा? VI।
या करंट आई इक्वल टू क्या है बताओ, P अपॉन V। P कितना है भैया जरा देख लीजिएगा, P कितना है, P 800 किलोवाट इंटू 10⁻³ V कितना है जरा देखिए 4000। V कितना है, हाँ 4000, ये देखिए V जो है वह 4000 है। 4000 है, इसका मतलब 0 0 0 0 0 0 कट गया, 4 2 वो कट गया, यानी जो भी आया ये कैलकुलेशन ही देखिए आप लोगों को कैलकुलेशन से समझ लीजिएगा। 2 0 कट गया, 80 80 अपॉन 4, 80 अपॉन 4 का मतलब 20 एम्पियर करंट आई। अब 20 एम्पियर करंट से जरा देख लेते हैं पावर लॉस कितना होगा। पावर लॉस P इक्वल टू कितना होगा, I²R। आई कितना जरा बताइए, 15 15 225, ना आई कितना है, 20 20 400, 400 इंटू 15, अब 15 चौके 60, यानी 6000 वाट या 6 किलोवाट पावर यहाँ पे लॉस हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे अगर 800 किलोवाट पहुंचा है तो यहाँ 806 किलोवाट निकलना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर इसको 800 किलोवाट की जरूरत है तो यहां से 806 किलोवाट से निकलेगा। ये देखो ये 806, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 6 किलोवाट तो रास्ते में ही लॉस हो जा रहा है, इसीलिए 806 किलोवाट आएगा। 800 क्या आएगा, 6 किलोवाट। 14 के बाद 15 क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट RLC AC वोल्टेज, RLC AC वोल्टेज दिया है, करा है कि कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन L इज रिमूव फ्रॉम द, हाँ L को रिमूव कर दिया जा रहा है, देखिएगा L इज रिमूव फ्रॉम द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द π/3। जब C को रिमूव कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब देखो जब भी क्या होता है, इंडक्टर रिमूव करने पे वोल्टेज ठीक है पीछे हो और कैपेसिटर रिमूव करने पे वोल्टेज आगे हो, इसका मतलब अगर सेम एंगल पे आगे हो तो वह रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस का पावर फैक्टर 1 होता है। अब ये नहीं कि π/3 मार देना, रेजोनेंस का पावर फैक्टर 1 होता है, 15 का C होगा। 16 करा कि इलेक्ट्रॉन चल रहा क्या होगा, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो इससे रिलेटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक। अब फिर जब दूर जाएगा तो इससे रिलेटेड फ्लक्स डिक्रीज करेगा, जिसके कारण करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो इसीलिए कौन सा C सही है। 17 करा एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज अप्लाइड टू एन LCR सीरीज सर्किट। देखिएगा LCR सीरीज, हाँ सर्किट, LCR सीरीज सर्किट ओमेगा, तो करा क्या होगा, तो देखो बेटा रेजोनेंस की कंडीशन में मैंने क्लास में बताया था इंपीडेंस मिनिमम और करंट मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए इसमें कौन सा होगा, द करंट इज मैक्सिमम फर्स्ट होगा। इंपीडेंस मिनिमम करंट मैक्सिमम होता है सीरीज LCR में, इंपीडेंस मिनिमम करंट मैक्सिमम होता है तो फर्स्ट होगा। और क्या होता है, द फेज डिफरेंस इन EMF एंड करंट इज 0। चूंकि सर्किट का नेचर रेजिस्टिव होता है तो करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस सेम होता है, तो इसका आंसर बी होगा, सी नहीं होगा, बी, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, मेटल रॉड ऑफ 20 ओम इज फिक्स्ड। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब प्यारा है ऐसा नहीं बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है कि एकदम यही आ ही जाएगा, ठीक है ना, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेटल रॉड रेजिस्टेंस 20 ओम इज द फिक्स्ड अलोंग द डायमीटर। चलो भैया पहले चित्र बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से है, ठीक है, एक मेटल रॉड है ऐसे फिक्स है, ठीक। करा कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, रेडियस कितना है, R इक्वल टू 0.1 मीटर है, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मतलब इधर का 10 ओम हो गया, इधर का कितना हो गया, 10 ओम हो गया, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस है 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ठीक है, 10 ओम 10 ओम ये है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 50 टेस्ला है, B इक्वल टू कितना है 50, ओमेगा इक्वल टू कितना है 20, और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, टिक 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 टिक, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, कितना है, हाँ 20 ओम जुड़ा है, क्या जुड़ा है 20 ओम जुड़ा है। तो कहा जा रहा है कि द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब इसके थ्रू करंट आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम EMF बता लें तब ना करंट बताएंगे, हाँ मतलब इसका इसके बीच का EMF, हाँ इसके मतलब इसके या तो इसके बीच का, इसके नहीं, इसके तो 0 हो जाएगा, हाँ इसके बीच का EMF। तो चलो EMF क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर का मतलब R स्क्वायर, ये सब रखेंगे सारी चीज वैल्यू तो 5 वोल्ट आएगा। चलिए भाई 5 वोल्ट आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, यहां भी एक सेल होगा, यहां भी एक सेल होगा, मतलब 2 सेल, देखिए इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, एक सेल आपका ऐसे होगा, एक सेल आपका ऐसे होगा, तो मतलब ये पूरा जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे ना तो देखिए इस तरह का सर्किट डायग्राम बनेगा, एक सेल ऐसे बनेगा 10 वोल्ट, थोड़ा सोच कीजिएगा, फील करिएगा, सॉरी 5 वोल्ट,
और ये 10 ओम। यहां देखिए क्या बनेगा, ये 5 वोल्ट और ये क्या बनेगा, ये 10 ओम ऐसे बनेगा। और ये सब मिलके बेटा किस में करंट दे रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 20 ओम में दे रहे हैं, एक्सटर्नल 20 ओम में दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये 5 5 क्या हो गया बताइए, 5 5 क्या हो गया, ये 5 5 क्या हो गया बोलिए भैया, ये 5 5 पैरेलल में 5 हो गया। और 10 10 पैरेलल में कितना हो गया 5। ठीक है, 10 10 पैरेलल में कितना हो गया, अरे भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, हाँ गड़बड़ हो गया, ये 10 ओम है जी, 10 ओम ये हम कह रहे थे, ये देखो 10 है। तो 10 10 पैरेलल में 5 हो गया, इसका मतलब I इक्वल टू क्या हो गया, 5 अपॉन 10 10 5 अब प्लस 10, यानी I इक्वल टू 1/3 एम्पियर। लगाते वक्त आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, कष्ट के लिए क्षमा करें, लेकिन ये कष्ट सहना पड़ेगा, तभी कल आप क्या है, आज कष्ट सहेंगे तो कल भैया कष्ट का रिवार्ड मिलेगा, रिवार्ड का मतलब अच्छा मिलेगा, 1/3 एम्पियर। 18 के बाद 19 क्वेश्चन, इन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 140। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल देखिएगा, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 140, एंड द सेकेंडरी कॉइल 280, सेकेंडरी कॉइल में कितना है बेटा 280। इफ द करंट इन प्राइमरी इज 4 एम्पियर देन द सेकेंडरी कॉइल, इसका मतलब कुछ बोला नहीं है, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में ही बोलता है। जब कुछ नहीं बोलता है बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, यानी NP अपॉन NS इक्वल टू याद रहे IS अपॉन IP। छोटा छोटा ऐसे ही क्वेश्चन, प्राइमरी में कितना है 140 है, सेकेंडरी में कितना है 280 है, ये करंट कितना है IS IP, यहाँ केयर करिएगा। हाँ, बहुत बच्चे जैसे साल भी नीट में आया था, एक बच्चा आया कहा सर हम IP अपॉन IS कर दिए थे, हमको बहुत अच्छा किए थे, बहुत बढ़िया किए थे बाबू। ठीक है, तो ये देखो ये 2 कट गया, ये 2 से 2 हो गया, IS इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा भैया 2 एम्पियर। छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा, हाँ कोई गलती से इधर उधर टिक हो गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हाँ आंसर सही निकल जाए। हाँ हो जाता है, यहाँ रिफ्लेक्ट करता रहता है हम लोग को भी, ठीक है ना, तो कभी इधर उधर टिक हो जाता है। सीरीज RC सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, कंसिडर 2 सिचुएशंस व्हेन कैपेसिटर इज एयर फील्ड, व्हेन कैपेसिटर इज माइका फील्ड। ठीक है, करंट थ्रू द रेजिस्टर इज I एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V, देन क्या होगा, तो भैया V इक्वल टू क्या होता है IXC होता है, V इक्वल टू IXC होता है। ठीक है, और I क्या होता है I ये I होता है V डैश का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर होता है। चलिए भाई, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर होता है, यहां से XC स्क्वायर बाहर कॉमन ले लें, तो बाहर जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए V डैश का स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर प्लस 1। बोलिए सही है कि नहीं, XC कॉमन लेंगे तो इससे XC से कट जाएगा, R स्क्वायर अपॉन XC आएगा। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा V और VB के बारे में। ठीक है, देखिएगा जब हम व्हेन कैपेसिटर इज माइका तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है, XC घट जाएगा, ये देखिए XC घटेगा, तो XC घटेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। देखिए देखिए देखिए, दूसरे वाले केस में जब माइका फील्ड किया जाएगा, एकदम दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, लगाना ही लगाना पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते सर नहीं लगाएंगे। ठीक है, लगाइएगा, देखिएगा जब माइका फील्ड होगा तो C बढ़ेगा बेटा, C बढ़ेगा देन XC डिक्रीज। जब XC डिक्रीज करेगा तो ये देखिए XC डिक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी। पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब पूरा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा घटेगा। तो घटने का मतलब जब इसमें अगर वोल्टेज VA है तो जब ये इंसर्ट किया जा रहा है तो ये घट रहा है, फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये इसका मतलब VA इज ग्रेटर देन क्या होगा VB होगा, VA इज ग्रेटर देन VB। आराम से ध्यान से, एक साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0 पॉइंट, हो सकता है इस साल आ जाए क्वेश्चन ये 2025 में, हाँ पता नहीं क्यों, जब हमारा ध्यान इसी पे जा ही रहा है, जब ध्यान देता है तो आता है, जब ध्यान जाता है अपने से, जब ऑटोमेटिक चला जाता है, पता नहीं जो इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्यों लग रहा आ जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हम भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिष नहीं है, हाँ 10 में एक आना है तो कोई न कोई आ सकता है। तो बेटा ए साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर रोटेटेड विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इन द EMF जनरेट। तो EMF कितना होता है बेटा, फिर वही काम, हाफ
बी भी दिया है, ओमेगा भी दिया है, यल स्क्वायर भी दिया है, सब लिख के क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी वाला सही होगा। द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ इन द गिवन सर्किट। तो बेटा यहां पे क्या है, इंडक्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस क्या वोल्टेज सेम है, क्या नहीं सेम है। तो जब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज नहीं सेम है तो इसका मतलब नेट ईएमएफ लगेगा। नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये देखिए अंडर रूट बी आर का स्क्वायर और प्लस बेटा क्या होगा, बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, या इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी आर कितना हो जाएगा 80 का स्क्वायर और 100 में से 40 गया, कितना बचा 60, 80 का स्क्वायर 6400 और 60 का मतलब 3600, 3600 का मतलब कितना हो गया, ये देखिए ये हो गया, जोड़ेंगे तो 100 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 100 वोल्ट, एकदम ध्यान दीजिएगा। This question, induced EMF and current will be same in two identical loop of copper and aluminum when rotate with the same speed। तो एक बात तो बेटा ध्यान दीजिए, induced EMF सेम होगा, देखिएगा ये सब आप लोग गलत टिक किए होंगे, ध्यान से, सब बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है एकदम, हाँ सब एकदम क्या है, हाँ अच्छे से करें हमारे बच्चे। इंड्यूस्ड EMF एंड करंट विल बी, इंड्यूस्ड EMF तो सेम रहेगा लेकिन करंट बेटा रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और आप जानते हैं कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एल्युमिनियम के रेजिस्टेंस से ज्यादा कम होता है, इसीलिए तो घरों में कॉपर वायर यूज किए जाते हैं। तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एल्युमिनियम के रेजिस्टेंस से कम होता है, तो इसमें करंट ज्यादा होगी, तो इसीलिए ये भैया गलत लग रहा है, आप लोग सही मारे होंगे। स्टेटमेंट 2, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू, ये तो सही बात है, ये तो गलत कह नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सी वाला होगा, क्या होगा सी। 24, 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर चार्ज टू 50 वोल्ट, द चार्ज कनेक्टेड टू अक्रॉस, इतना करंट कितना होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आप जानते हैं कि जब कैपेसिटर इंडक्टर से कनेक्ट होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ सीवी स्क्वायर मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होगी, मतलब हाफ सीवी स्क्वायर जो होगा वह क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो देख लो सब दे दिया है, सी दे दिया है, बी दे दिया है, यल दे दिया है, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब सॉल्व करके निकाल लेना भैया, आई की वैल्यू 10 एम्पियर। 25, 100 ओम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ऑफ 100 ओम रिएक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट, अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स, व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये थोड़ा दिमाग लगाना है, जैसे यहां इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, अगर कैपेसिटर 50% चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाँ वेरी कर रही है, मतलब इससे पता चल रहा है कैपेसिटर अगर 50% चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाँ वेरी कर रही है। अब यहां पर क्या है, ध्यान दीजिए, इसका और कोई मतलब नहीं होता है, और कोई चीज नहीं है, इसका मतलब यहां पे क्या है, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, तो पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का भी पीक वैल्यू अपॉन जेड, तो ये वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू दिया है, तो पीक वैल्यू निकालने के लिए 220 इंटू √2 करना पड़ेगा, और दोनों सर्किट का इंपीडेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 100 √2, इसका मतलब 2.2 एम्पियर करना पड़ेगा, ये ए वाला हो जाएगा। 25, 26 क्या कर रहा है, ए कॉइल ऑफ 800 टन्स, एक कॉइल है, हाँ 800 टन्स का रहा है, इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, ये देखिए कॉइल है, 800 टन दिए गए हैं, ये देखिए 800 टन, इफेक्टिव एरिया इतना, मतलब एरिया दिया गया है, नंबर ऑफ टन्स दिया गया है, परपेंडिकुलर θ1 इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर मतलब θ1 इक्वल टू 0, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, रोटेट θ2 90 डिग्री, ठीक है, टाइम दिया है, द ईएमएफ पूछ रहा है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू भैया ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा फाई का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस फाई बी ए एन कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 अपॉन टी। देखिए cos θ2 माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन टी, सब दिया है, एन दिया है, बी दिया है, ए दिया, टी दिया, सब दिया है, सब रख दीजिएगा, आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर सी नहीं आएगा तो बताइएगा। 27, फॉर द शोन सर्किट करंट इन सर्किट इज 10 एम्पियर, मतलब सर्किट में जो करंट है वो कितना है, हाँ 10 एम्पियर, करंट इन सर्किट, हाँ 10 एम्पियर, करंट इन सर्किट क्या, हाँ 10 एम्पियर,
सर्किट में जो करंट है वो 10 एम्पियर, तो ये तो देखना पड़ेगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देखना पड़ेगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 200 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। डी, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इज मोर देन दैट ऑफ सप्लाई वोल्टेज, हाँ ये सही होगा। वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इज मोर देन ऑन सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि जो नेट वोल्टेज होगा ना बेटा इसका, ये कुछ सही लग रहा है। VL मतलब अब उसको तो बाकी चेक करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये जो भी हो, ठीक है, ये हमेशा इससे क्या आएगा, कम आएगा। जो भी होगा VL मतलब इन दोनों से हमेशा क्या आएगा ये, हाँ कम आएगा, हमेशा दिखेगा ये दोनों से। मतलब कैपेसिटर है तो VC माइनस देखना पड़ेगा, VC क्या है, VC माइनस VL कर लीजिए, तो हमेशा ये क्या होएगा, ये वाला इससे कम आएगा। ठीक है ना, वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर, हाँ कैपेसिटर पे जो वोल्टेज होगा इससे, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। सही बात है, करंट इसमें ऐसे होता है और ये देखिए एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे, तो ये डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही। 27 के बाद 28, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, टू अपोजिट कॉर्नर हैं, टिल इट्स बिकम स्टेट द चार्ज फ्लो थ्रू द लूप। तो देखिए चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि इनके एरिया में चेंज हो रहा है। तो जब हम इनको खींच के स्टेट बना देंगे तो एरिया 0 हो जाएगा। खींच के अगर हम स्टेट बना देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, खींच के अगर स्टेट बना देंगे तो एरिया 0 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, द चार्ज फ्लो थ्रू द लूप, चार्ज क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताइए, चार्ज क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी नहीं सॉरी आर। डेल्टा फाई का मतलब क्या होगा, बी ए अपॉन आर। एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, मतलब बी ए स्क्वायर बाई आर। भाई कोई ऑप्शन बी ए स्क्वायर बाई आर एकदम है। ठीक है, ध्यान देना, एरिया ही ना होगा स्क्वायर का। 29, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज टू रिड्यूस, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यूज टू रिड्यूस मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट, 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। ठीक है भैया, ये हो गया ईपी, ये हो गया ES। द प्राइमरी कॉइल ड्रॉ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया IP, सेकेंडरी कॉइल हो गया IS। व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू P आउट अपॉन P इन बच्चों इंटू 100। ध्यान दीजिए, P आउट अपॉन P इन इंटू क्या, हाँ 100, P आउट अपॉन P इन इंटू कितना 100। ये देखिए P आउट अपॉन P इन इंटू 100, तो बोलो P आउट कितना हो जाएगा, बोलो P आउट कितना हो जाएगा। P आउट हो गया, अरे P आउट हो गया ES IS क्या हो गया 11 गुणे 5, ES IS 90, और ये क्या हो गया 220 इंटू 5 इंटू 100, सॉल्व कर लेना 90% आ जाएगा। ठीक है बच्चा लो। 29 के बाद 30, सर्किट व्हेन कनेक्टेड एन AC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। ठीक है, द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू DC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट करंट 0.4 एम्पियर। अब देखना भैया, अगर कैपेसिटर होगा तो DC को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देता है। तो अब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें कैपेसिटर है, ब्लॉक कर देगा, इसमें कैपेसिटर है, ब्लॉक कर देगा, इसमें कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब सीरीज LR सर्किट, सीरीज LR सर्किट सब लिखवाया है एकदम सिंपल में। व्हील ऑफ 20 मेटालिक स्पोक्स। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है आपको भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए बेटा याद रखिएगा, ये 20 मेटालिक स्पोक एक दूसरे के पैरेलल होंगे बाबू। मतलब कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा बच्चों, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ये सब एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल। सब एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल। तो 40 लगा दो चाहे 50 लगा दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर का स्क्वायर। ठीक है, बी को देखो गॉस है, उसको टेस्ला में बदलना पड़ेगा। लेंथ दिया है ये ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 2 पाई एफ होगा बच्चा, या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ क्या है, एफ है 120 अपॉन 60। देखना आरपीएम है, उसको आरपीएस में बदलना पड़ेगा। बी भी पता है, ओमेगा भी पता है, आर भी पता है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए। सर्किट कंटेनिंग 80 मिली हेनरी इंडक्टर, देखिए यल दे दिया है। 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, सी दे दिया है बाबू।
230 द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ने ऑब्टेन द करंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो करंट ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब याद रखना आई नॉट पूछ रहा है, आई नॉट का मतलब आई आर एम एस रूट टू, ये आपको बताना पड़ेगा। तो आई आर एम एस रूट टू, तो आई आर एम एस रूट टू का आई आर एम एस का मतलब क्या हो जाएगा, बी आर एम एस रूट टू अपॉन जेड हो जाएगा। देखना कैलकुलेशन। करंट एम्पलीट्यूड का मतलब बाबू ध्यान देना, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब बच्चा हमारे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है। करंट एम्पलीट्यूड, भाई एम्पलीट्यूड जो होगा वो पीक वैल्यू न होगा। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, तो इसीलिए ये क्या होगा बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ होगा, पीक वैल्यू होगा। तो वी आर एम एस रूट टू अपॉन जेड, तो वी आर एम एस कितना होगा बाबू, जरा बताओ वी आर एम एस कितना होगा। अरे चलो वी आर एम एस बताने, वी आर एम एस तो 230 ही होगा, ये रूट टू उसका है फार्मूला। जेड क्या होगा भैया, जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, एक मिनट, जेड जेड कंटेनिंग इंडक्टर और कैपेसिटर है। हाँ, तो जेड क्या होगा, ओमेगा यल माइनस 1/ओमेगा सी। अब जानते ही हैं आप, हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, आप ही लोग करते हैं ये शुभ काम। यहाँ रख दीजिएगा बेटा, ये आ जाएगा। अब कितना आएगा देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। 33 मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम। As a result, an induced current is developed in it. Induced current is developed in it, which vary with the time as shown in the figure. The magnitude of net change of flux. तो बेटा नेट चेंज पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालेंगे तो चार्ज मिलेगा। क्यों, करंट और टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ 6 इंटू 0.2 यानी 0.6 कूलम। अब क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा फाई बाई आर, या डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू आर। Q कितना हो जाएगा बाबू, Q हो जाएगा 0.6, R कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। फिर देखिए ये 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन करा कि एक इंक्लाइन प्लेन पे, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक रॉड आ रही है। तो देख रहे हो ना इसका फोटो कैसे बनाया है, इसका फोटो, इसका मतलब ऐसे है, ये इंक्लाइन प्लेन है ना थीटा, तो जैसे इसको ऐसे बना सकते हैं, इस पे एक रॉड आ रही है, देखिए ये रॉड आ रही है। हाँ, मतलब ऐसे है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ये देखिए ये रॉड आ रही है, ऐसे ये रॉड है, देख लीजिए ऐसे ये ऐसे ही रॉड है, देख रहे हैं ना, ऐसे इस तरह से रॉड है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या क्या कैसे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अच्छा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब ऐसे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसे बना दें क्या, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने। ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये थीटा है तो देखिए ये भी थीटा होगा। वेलोसिटी कैसे है, ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया है, देख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसमें कौन किसको बैलेंस करेगा, तो बेटा एक चीज तो कन्फर्म है, तुम लोग जानते हो, mg साइन थीटा इधर लगेगा। क्यों, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है तुम लोग का। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, mg साइन थीटा इधर लगेगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। और इसमें करंट जब अंदर की तरफ होगी तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड फोर्स पीछे की तरफ होगा। इंड्यूस्ड फोर्स होगा कितना, एफ इक्वल टू बी आई एल, यल का कौन सा कंपोनेंट होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर से फोटो तो बना दें, किसी में बना दें, किस पे बता दें, इसी पे बता दें, चलिए इसी पे बता रहे हैं। ये वायर है, समझ कर लीजिए। इस वायर में इंड्यूस्ड करंट जो भी हो, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट है, मतलब इस तरह से ये वायर इस पे स्लाइड कर रहा है। इस पे हम क्या करते हैं, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दी गई है, ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, इसका वेट mg नीचे लगेगा तो ये mg वाला कंपोनेंट होगा, ये तो पक्का mg साइन थीटा होगा। अब देखिए ये भी आप जानते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है। ठीक है, यहां पे हमको क्या करना है, फोर्स देखना है। तो फोर्स देखो, इंड्यूस्ड करंट अंदर की तरफ होगा, फोर्स इसके विपरीत होगा, मतलब ये फोर्स ऐसे होगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा। तो फोर्स कैसे लगेगा, बी आई एल। अब यल का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये देखो ये थीटा है, हाँ, मतलब वो कंपोनेंट होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये देखो ये थीटा आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, यल कॉस थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है, यल, तो बी आई एल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं, यल का कॉस थीटा कंपोनेंट। ये देखिए कॉस थीटा कंपोनेंट इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, थोड़ा 3D है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होना चाहिए, मतलब
बी आई एल कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगा, तब उसको टर्मिनल वेलोसिटी मिलेगी। अब आई क्या होगा, आई होगा, देखिएगा आई क्या होगा, आई होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर एल कॉस थीटा इक्वल टू एम जी क्या होगा, साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैंने बताया था आपको वेलोसिटी, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये बताइए वेलोसिटी कैसे है, रॉड ऐसे आ रही है तो वेलोसिटी ऐसे है, बताइए कहां ये वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, नहीं है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये वाला कितना हो जाएगा, देखिएगा थीटा हो जाएगा, देखिए थीटा, तो v है तो ये क्या होगा, v cos थीटा होगा, इधर वाला v sin थीटा होगा। तो देखिए v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है, बोलिए v cos थीटा क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा कि नहीं। तो यहां क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ई की जगह रखेंगे v b l, हाँ l वही है, cos थीटा, ये l वही है, l cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा r इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्या निकालना है यहां से, v निकालना है, तो v को यहां छोड़ दीजिए, बाकी को इधर लेते जाइए, लेते जाएंगे तो c वाला आ जाएगा। 34 के बाद 35 देखिए, 35 का रहा है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना है L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट इतना, इंपीडेंस बताना है। तो बेटा इंपीडेंस बताना है, इंपीडेंस आपको बताना है, 40 वोल्ट LCR सर्किट बता सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। क्या होता है, करंट थ्रू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दिया है, देखना एम्पलीट्यूड दिया है, ठीक है एम्पलीट्यूड दिया है। जब एम्पलीट्यूड दिया है तो इसका मतलब आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू 10 एम्पियर इक्वल टू वी आरएमएस, वी आरएमएस कितना हो जाएगा, वी आरएमएस नेट, नेट क्या होगा जरा बताना, नेट होगा 40 का स्क्वायर, अब 40 में से 10 जाए 30 का स्क्वायर, यानी 50 होगा अपॉन जेड, तो 10 इक्वल टू क्या होगा 50 अपॉन जेड, ठीक है, जेड इक्वल टू 50 बाई 10, यानी क्या हो जाएगा 5 ओम। सिंपल क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, बहुत आसान। देखिए नेट वोल्टेज हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, हाँ नेट वोल्टेज हमने निकाल दिया, ये देखिए नेट वोल्टेज निकाल दिया। नेट वोल्टेज कैसे निकाला, ये 40 में से 10 जाए 30 एक्स VL माइनस VC, और ये निकाल दिया, देखिए आ गया 5 ओम आ गया। सब बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो भैया इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू माइनस d∅dt, और t की वैल्यू क्या रख देंगे 3। तो फोर्थ सेकंड में पूछ रहा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द फोर्थ सेकंड, फोर्थ का मतलब क्या, कहीं ऐसा तो नहीं थर्ड और फोर्थ के बीच, फोर्थ सेकंड में पूछ रहा है, फोर्थ का मतलब 4 और 3 के बीच में कितना होगा, हाँ ये होगा क्या, फोर्थ सेकंड में पूछ रहा है, हाँ फोर्थ सेकंड ये है, इसका मतलब आपको दोनों निकालना पड़ेगा बेटा। इसका आंसर क्या दिया, तो बी दे दिया है जी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द, मतलब पहले 3 सेकंड पे निकालना पड़ेगा, ये देखिए 3 सेकंड पे क्या मैग्नीट्यूड निकलेगा जरा देखिए, तो 3 सेकंड पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ई इक्वल टू 10t + 3, 3 सेकंड पे कितना हो जाएगा 33, और 4 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 4 सेकंड पे कितना हो जाएगा, 4 सेकंड पे हो जाएगा 40 43। तो इसका मतलब 4 सेकंड में नहीं पूछ रहा, फोर्थ पे पूछ रहा। फोर्थ का मतलब क्या होता है, E4 माइनस E3, यानी 43 माइनस 33 10 वोल्ट। इसको भी सही कर लेना बाबू, ठीक है, डी वाला है। ठीक, 37 क्वेश्चन इंडक्टर, इसको लगा ही लोगे, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन अभी जो बताया था, इसके कारण यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 होगा, यहाँ पे E2 होगा, सेम वही है यक्स, और ये करके दे दिया है, तो सॉल्व कर लेंगे, इसको भी लग जाएगा 38 का ये। 39 द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट इज F0 बिफोर इंसर्टिंग, आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब रेजोनेंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0 इक्वल टू होता क्या है 1/2 पाई 1/√LC। तो ये बताइए इंडक्टर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये 16 गुना बढ़ जाएगा, तो 16 गुना बढ़ जाएगा तो इसका मतलब F' इक्वल टू क्या हो जाएगा F0/4, F0/4। 40 सीरीज LCR सर्किट वोल्टेज दिया है, रेजोनेंस मतलब क्या होगा, तो रेजोनेंस के समय फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया, रेजोनेंस के समय V0 इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है
1/2 पाई 1/√LC। ये देखिए L दे दिया है, C दे दिया है, और बस अब क्या R की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, R की जरूरत ही नहीं है। ठीक, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसका मतलब यही होगा। टिक कर दीजिए, आंसर ये आ जाएगा। 41 क्या कह रहा है भैया? स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर रेजिस्टेंस फील्ड इतना प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू BA। फाई इक्वल टू BA होगा। फाई इक्वल टू क्या? B भी पता है, एरिया भी पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लूप निकालना, B और एरिया। एरिया कितना होगा? 1, 0.5, तो आंसर आएगा 0.5 है। सही है, हाँ, केवल BA। 42, when capacitive reactance is smaller then the inductive reactance is LCR circuit, then when capacitive reactance is smaller then inductive reactance in LCR circuit EMF leads the current। देखिए 10 फाई इक्वल टू क्या होता है? 10 फाई इक्वल टू ये देखिए एक्सियल माइनस एक्सी अपॉन आर होता है। अगर कैपेसिटिव ये रिएक्टेंस होता है तो एक्सियल ज्यादा होगा। एक्सियल क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्सियल ज्यादा होगा, नेचर सर्किट का इंडक्टर होगा, और इंडक्टर में वोल्टेज करंट से लीड करता है। सही कह रहा है। द फेज एंगल इज द एंगल बिटवीन द अल्टरनेटिंग एंड अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। सही है, दोनों सही है भाई। 42 का ये। 43 देख लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सही है, इनर्शिया याद रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनर्शिया होती है, वैसे यहां सेल्फ इंडक्टेंस होता है। Self inductance is the phenomena according to which an opposing induced EMF is produced in the coil as a result of changing current or magnetic flux linked in the coil। एकदम सही कर रहा है, मतलब both A and R are correct। R is the correct explanation of A। हाँ, फिर कह रहा है कि two inductor connected in parallel। हाँ, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा? L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये देखिए कितना हो गया? 2। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट है तो L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या हो गया? 9। क्या कर रहा था? डिफरेंस। तो अब यहां से L1 L2 की वैल्यू निकाल दो। L1 माइनस L2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस 4 L1 L2। देखिए सब पता ही है आपको, सब पता है, आप निकाल दीजिए, आ जाएगा D। 44 की बात पता है। द पीक वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू। क्यों? सही है। 46, ठीक है। An inductor and resistor is connected to AC source, then the quantities which will have zero average value for cycle, zero average value for cycle current, current average पहले के लिए +2I0/π होता है, सेकंड के लिए -2I0/π, तो एवरेज 0 आता है। The current in the circuit there is no loss of energy will be, ठीक है, no loss of will be क्या हो जाएगा? प्योर इंडक्टर। मैंने आपको बताया था प्योर इंडक्टर में क्या होता है? वाटलेस करंट होती है। और वाटलेस करंट का मतलब कब होती है? जब जीरो पावर लॉस होता है। तो बी का मतलब यस। बैक ईएमएफ, ठीक है, बैक ईएमएफ किस में हो जाएगा? बैक ईएमएफ किस में हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, वही है बैक ईएमएफ चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी कहिए। डी, एसी सर्किट जीरो फेज प्योर रेजिस्टेंस में। प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, देखिएगा ये सब बताया था मैंने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ सकता है ये। तो क्या हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू क्या? 3 टाइम ऑफ क्या? डीसी। डीसी कितना हो गया? 2 स्क्वायर इंटू आर हो गया। कह रहा है कि क्या है? आरएमएस करंट बताओ। आर से आर कट गया। आई आरएमएस इक्वल टू 3 इंटू 4 हो गया रूट में। 3 इंटू 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 2√3, 2√3। 48, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टिंग कॉइल इज प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टिंग कॉइल इज प्रोड्यूस, हाँ, जब थीटा चेंज होगा। थीटा चेंज होगा। थीटा कौन सा है? ये जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का, मतलब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस व्हेन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। पी, सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डी वाला होगा। 49, इन द गिवन फिगर R1 3 ओम, R2 इतना, R3 इक्वल टू 9 ओम, करा है 18 वोल्ट। तो बेटा यह ध्यान दीजिए, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग क्या होगा? इसमें कोई करंट नहीं जाएगी इंडक्टर वाली लाइन में। अब करंट इसमें आएगा, ठीक है, और करंट इसमें आएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। और ये प्लेन वायर की तरह व्यवहार करता है। तो मतलब ये डायग्राम सिंपल सर्किट की तरह ऐसे बनेगा। 18 वोल्ट, एक ये रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टेंस ये R2।
ये कितना है आपका R1 कितना है 3 ओम, और ये कितना है R2 कितना है 6 ओम है। तो करा इसमें करंट पूछ रहा है, बाकी इन सब में कोई करंट नहीं जाएगा, सब बताए हैं क्लास में कॉन्सेप्ट। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग की फिर बता रहे हैं, ठीक है। इंडक्टर करंट को ब्लॉक कर देता है और कैपेसिटर प्लेन वायर की तरफ बिहेव करता है, सब चार्ट लिखवाए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट कितनी होगी I1 इक्वल टू 18/3 6 एम्पियर, कितना एम्पियर 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। 50 द रेजिस्टेंस आर ड्रॉ पावर P व्हेन द कनेक्टेड टू AC सोर्स। चलो भैया कितना कर रहा है पावर P इक्वल टू V²/R, ठीक है। हाँ अब कर रहा है फैन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड, तो अब इंडक्टेंस अब इंपीडेंस लगेगा ना, तो अब इंपीडेंस में हम आपको क्या बताए हैं पावर P इक्वल टू, ये देखिए VRMS का स्क्वायर, देखिए बताए हैं VRMS का स्क्वायर, ये वही VRMS ही है, इंटू R/Z का स्क्वायर बताए हैं। देखिए पावर P डैश इक्वल टू VRMS का स्क्वायर इंटू R। VRMS की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी बताइए, VRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी PR, तो ये देखिए PR होगा और R अपॉन क्या होगा Z स्क्वायर, इसी को हम क्या कहें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, फिर आएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। तो बेटा ये पेंडिंग थे, हाँ जो करेक्शन थे वो करेक्शन करा दिए जाएंगे, करेक्शन करा के आपको भेज दिया जाएगा, पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए, ठीक है ना। हाँ थोड़ा लेट सवेर डिस्कशन हो जाता है, लेकिन डिस्कशन को ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन मिला लें और एकदम ध्यान दीजिएगा, इसी में से मिलेगा पेपर आपको। मतलब हम ये नहीं कहेंगे पेपर आउट है, इस पैटर्न का मिलेगा बेटा, ये कहने का अधिकार हमारा नहीं है कि देखिए कुछ भी पढ़ेंगे, जब एनसीईआरटी से कहा गया है तो जो पढ़ाया जा रहा है वह क्या है पक्का है मिलेगा। तो इसलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, जो हो रहा है मेहनत का मतलब ग्राउंड स्तर का जो मेहनत हो रहा है कि टेस्ट हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, क्लास चल रहा है, बेटा करते रहिए, इसी से करते करते धीरे धीरे सिलेक्शन हो जाता है। घबराइए मत बच्चों, सेलेक्ट जरूर होंगे, जीत जरूर होगी आपकी। थैंक यू।